2023 संभावनाओं का वर्ष था और 2023 में सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी की पूरी टीम ने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट से हर खबर पेश की, जिसमें सिटी की सरकार से लेकर संडे स्पेशल चलते चलते छोटे बड़े इंटरव्यू और सभी डिपार्टमेंट्स की पॉजिटिव और सोचने वाली खबरें सभी दिखाई। लेकिन इन खबरों के जखीरे में से हम कुछ खबरें लेकर आए जिन्होंने मेरठ की दशा और दिशा के बारे में एक सबूत जरूर दे दिया है कि अगर इस सबूत की अनदेखी की गई तो 2024 में ये जो निशान है जो यहां पर लगेगा वो नीला ना होकर काला हो जाएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, डैश डैश डैश। तो 2023 के इस विशेष कार्यक्रम में हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। कैमरे के पीछे है संजय सीनियर जो ज्यादातर कार्यक्रम में मेरे साथ रहते हैं, और इस पूरे कार्यक्रम की वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं संजय जूनियर और अरविंद साईं। साथ ही साथ सिटी हलचल की पूरी टीम है और इस पूरी टीम के साथ हम पेश कर रहे हैं 2023 में खबरों का जखीरा जो सोचने के लिए मजबूर करेगा कि 2024 में कैसे काम किया जाए। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण उस खबर से जो सकारात्मक भी है, जो विकास को गति भी देती है और बताती भी है कि अगर विकास की तर्ज पर चुनाव लड़े जाएंगे तो फिर बाकी के मुद्दे गौण हो जाएंगे। तो 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और वो रहेगा विकास का। हाँ, विकास के नाम पर इधर उधर की बातें हम नहीं करते, जो ग्राउंड जीरो पर हकीकत है वो बता रहे हैं। विकास की गति 2023 में उम्मीदों को परवान चढ़ाती हुई नजर आई। क्या 2024 में सफलता दिलवा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हम ग्राउंड जीरो से विकास के चश्मे से ये विश्लेषण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए विकास को गति देते हुए नजर आए। केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार और उनका कार्यकाल मेरठ परिवहन क्रांति के दौर में हमेशा याद रखा जाएगा। रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे, हाईवे का जाल विकास को गति देता हुआ नजर आया। विकास को गति देने के लिए वंदे भारत ट्रेन भी पूरे भारत को यहीं सिटी स्टेशन से मिली। तो सिटी स्टेशन पर जब वंदे भारत ट्रेन का सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ साथ उनके तमाम सहयोगियों ने भव्य स्वागत किया तो विकास को गति के मायने रेल की पटरी पर दौड़ते हुए नजर आए। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भारतीय रेल विभाग के अधिकारी वंदे भारत ट्रेन में सफर करते हुए सवार होकर मेरठ के स्टेशन पर पहुंचे और यहां पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल आए और बताया कि इस ट्रेन के जरिए विकास को गति देकर उन्होंने बता दिया है कि आगे की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विकास पर चलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी का और माननीय अश्विनी वैष्णव जी का दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कुल 75 ट्रेन वंदे भारत ये घोषित हुई थी और उनमें से एक ट्रेन मेरठ होते हुए देहरादून से दिल्ली की आई है, तो मेरठ के लोगों को इसका लाभ होगा। हमने और भी ट्रेन मांगी है, हमने कहा कि भी हमको मेरठ से लखनऊ की ट्रेन एक दे दीजिए, हमको मेरठ से कटरा की ट्रेन एक दे दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ट्रेन भी हमको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएंगे। 75 से संख्या बढ़ेगी, हमको ट्रेन मिल जाएगी। तो बहुत मैं अभिनंदन करता हूं और वास्तव में इसके कारण से मेरठ की प्रगति को और 4 चांद लगेंगे, ये हमको विश्वास है। जब सांसद राजेंद्र अग्रवाल एक्टिव थे तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने भी विकास को गति देने के मामले में फुल फॉर्म में बैटिंग की। कैंट को बागपत रोड से जोड़ने वाला लिंक मार्ग उनके एजेंडे में सबसे ऊपर था। 70 सीटर विमान उड़ाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में मंत्री और अधिकारियों से मिलना उनकी रोज की दैनिक काम में शामिल था। और डबल इंजन की सरकार तो केंद्र और प्रदेश में काम कर रही थी, लेकिन मेरठ में भी डबल सांसद की जोड़ी ने एक विकास को जो गति दी थी और बढ़ाया था, उससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ। 1857 की क्रांति नगरी मेरठ के संबंध में एक महत्वपूर्ण समस्या पर आपको सामने विषय रख रहा हूं। मेरठ में 2014 में अंबेडकर हवाई पट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई थी और उसके बाद मेरठ में आरसीएस योजना में छोटा एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी। 1500 मीटर की हवाई पट्टी है। जब उस पर जूम एयरवेज की बिड हो गई
40 सीटर उड़ाना तय हो गया। उसके बाद अधिकारियों ने गड़बड़ करके वहां पर ATR 72 के लिए बात करनी शुरू कर दी। 2014 से किसानों की जमीन आरक्षित है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास, और 5800 रुपए रेट तय है। न किसानों की जमीन ली जा रही है, न एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि अब अधिकारियों ने एक नया किया है कि 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाएंगे। मेरठ से कभी भी 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आर्थिक वायबिलिटी नहीं है। ATR 72 उड़ा दें, फिर आवश्यकता होगी तो बड़ा उड़ा लें। मेरठ से लखनऊ और इलाहाबाद, मेरठ से जालंधर और जम्मू 4 छोटे जहाजों की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से, आपसे भी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तत्काल RCS योजना में जिसमें छोटे एयरपोर्ट उड़ाने की बात तय हुई थी, उसको 6 महीने के भीतर उड़ाए। वहां पर टर्मिनल भवन तैयार है, 1500 मीटर हवाई पट्टी है, 300 मीटर हवाई पट्टी के लिए किसानों की जमीन आरक्षित है। अगर उसको 300 मीटर बढ़ा दें तो ATR 72 उड़ जाएगा और 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने की जो कल्पना है, ये अधिकारी धोखा दे रहे हैं। 1857 की क्रांति नगरी मेरठ के नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं उस अन्याय का विरोध करता हूं। हम किसी को नहीं छोड़ते, सिटी हलचल किसी को नहीं छोड़ता। जो काम करता है उसे सलाम करते हैं, जो काम नहीं करता है उसकी बात करते हैं। विधायकों में 2 राज्य मंत्री हैं। कोई विशेष काम आपको नजर आया हो तो हमें बताइएगा। हाँ, उद्घाटन करना, छोटे छोटे सेमिनार करना, टैबलॉइड्स बांटना, ये सरकारी नीति है, उसका क्रियान्वयन इन्होंने किया। शाहिद मंजूर और रफीक अंसारी और गुलाम मोहम्मद सुपर साइलेंट मोड पे रहे, लेकिन साल के एंड में आते आते कहीं कहीं पर हमको पोस्टर दिख गए। किनके? सही समझे आप, शाहिद मंजूर के। और शाहिद मंजूर के साथ साथ अतुल प्रधान ने सपा की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये पूरी की पूरी महफिल लूट ली। पूरे साल उन्होंने अपने अपने ढंग से डिपार्टमेंट्स में जाकर DM से मिलकर और फिर अनशन कर कर बता दिया कि राजनीति में उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नई उम्र के हैं। राजनीति में उनको अनदेखा इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सपा के हैं। राजनीति में उनका जो सोचने का तरीका है वो आगे की राजनीति करने वालों के लिए जरूर एक मिसाल होगा, जिसके जरिए नए नए नेता जो उनके आसपास दिखते रहते हैं वो अपनी राजनीति को दशा और दिशा देंगे। मैं लड़ाई में ना, मैं कभी भी मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं गलत की तरफ हूं तो मैं नहीं लड़ पाता, नहीं लड़ सकता। मैं गरीब लोगों की तरफ था, मैं उन लोगों की तरफ था जिनकी जेन्युइन ये लड़ाई है। मैं आपको पक्का साथियों फिर वादा देता हूं कि अतुल प्रधान जिस दिन अपनी ईमानदारी से भटक जाए उस दिन चाहे आप जता लो। और चलिए अब ऑफिस हलचल पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें MDA है, नगर निगम है, कैंट बोर्ड है और आवास विकास भी है। बिल्कुल प्रत्युष, क्योंकि ऑफिस की हलचल बताती है कि हमारा प्रशासन, हमारे IAS ऑफिसर और दूसरे अधिकारी कैसे काम करते हैं और जो नीतियां पंचम तल से चल कर आती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में कहां रुकावट आती है, कहां गलती होती है। तो ऑफिस में सबसे पहले कैंटोनमेंट बोर्ड की बात, क्योंकि ऑफिस में कैंटोनमेंट बोर्ड की सारी उपलब्धियां एक छापे ने, CBI छापे ने ध्वस्त कर दी। CEO साहब साइलेंट मोड पर पूरे साल रहे। कैंटोनमेंट बोर्ड में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, गंदगी मोबाइल मोड पर रही और हद तो तब हो गई जब 2023 के अंतिम महीनों में CBI ने धनाधन छापे मारकर बता दिया कि मेरठ का कैंटोनमेंट बोर्ड कैसे काम कर रहा है। प्रत्युष, बिल्कुल, वहीं मेडा और आवास विकास भी कैंटोनमेंट बोर्ड से पीछे नहीं है। बिल्कुल ठीक। और नगर निगम में तो नई सड़कों को लेकर, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने को लेकर, बोर्ड बैठकों को लेकर सभासद और कर्मचारी आमने सामने आ गए। प्रत्युष, बिल्कुल। और जो अभी 30 दिसंबर की बोर्ड बैठक हुई है नगर निगम की, तो उसमें तो इतना बड़ा हंगामा हो गया कि मारपीट तक नौबत आ गई और इन सब के बीच में एक बार फिर से जो जनता के मुद्दे थे वो दब गए। बिल्कुल ठीक प्रत्युष, क्योंकि जनता के मुद्दे अगर दबते हैं तो फिर उसका एक असर चुनाव पर भी पड़ता है। मेडा की बात कर लेते हैं। मेडा के ईमानदार अधिकारी के रूप में, VC के रूप में अभिषेक पांडे जरूर मिल गए। VC बनने के बाद उन्होंने बता दिया कि ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी परेशान नहीं होंगे और इसीलिए शायद मेडा के चौपले का भी निर्माण किया गया। लेकिन पूरे साल
कैंटोनमेंट बोर्ड की तरह ही मेडा भी विवादों में रहा। तो ये तो पूरा लब्बो लुआब हमने आपको बता दिया, लेकिन अब विभाग दर विभाग चलते हैं। सबसे पहले हम कैंटोनमेंट बोर्ड चलते हैं। विवादों में रहने वाला कैंटोनमेंट बोर्ड एक बार फिर सुर्खियों में तब आ गया जब काजल की कोठरी में एक बार फिर सीबीआई की एंट्री हो गई थी। सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम ने अचानक कैंट बोर्ड के स्वास्थ्य और सफाई अनुभाग में छापा मारा था। टीम को देखते ही सफाई निरीक्षक वीके त्यागी, योगेश यादव और अभिषेक अपनी सीट छोड़कर फरार हो गए थे, जबकि सीबीआई टीम ने मौके से वीके त्यागी, योगेश यादव और अभिषेक के कंप्यूटर और उनके दस्तावेजों को जब्त कर लिया। सीबीआई टीम को इनपुट मिला था कि वीके त्यागी और योगेश यादव किसी मामले में बड़ी रिश्वत मांग रहे हैं। उसी को लेकर सीबीआई ने यह छापेमारी की, जिसके बाद कैंट बोर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अभी भी एक कर्मचारी भगौड़ा है और उसे बर्खास्त कर दिया गया। सिटी हलचल ने अपने खास और लोकप्रिय कार्यक्रम सिटी की सरकार में कैंट बोर्ड की न केवल अनियमितताओं को दिखाया था, बल्कि पर्चियों पर हो रहे कैंट के अवैध निर्माणों के सच को भी आपके सामने रखा था। और इसमें कई लोगों ने छापेमारी के दौरान फरार होने और कर्मचारियों पर सवालिया निशान उठने की जो बात थी उसको भी साबित कर दिया। आपको यह भी बता दें कि योगेश यादव पूर्व में भी सीबीआई की एक छापेमारी में पकड़ा जा चुका है। जी प्रत्युष, तो देख लेते हैं दिल्ली छोले भटूरे के पास कैंटोनमेंट बोर्ड के जो कर्मचारी और व्यापारी आमने सामने हैं, उस पर हमने क्या खबर चलाई थी वो देख लेते हैं। मारपीट कर दी भाई, नहीं चला सकते। मैंने मारा नहीं है, मैं अपने घर के अंदर हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं आप? बड़ी पोस्ट है, मैंने किसी को मारा नहीं है। आप लोग मेरे घर की बात करते हैं। अरे सर, हमदर्दी तो खत्म हो गई सारी की सारी। कैंटोनमेंट बोर्ड की तरह तो सीबीआई का छापा एमडीए में नहीं पड़ा, लेकिन रिश्वत लेते हुए कर्मचारियों पर कार्रवाई खुद एमडीए वीसी ने एमडीए में की। वहीं बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की सबसे चर्चित अवैध कॉलोनी पर सुबह एमडीए की कार्रवाई पड़ गई। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। पुलिस फोर्स के साथ पहुंची एमडीए की टीम ने किला परीक्षितगढ़ रोड पर 20,000 वर्ग मीटर में बनाई गई देवलोक रेजिडेंसी कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया और अवैध रूप से ही प्लॉटिंग के लिए की गई बाउंड्री गिरा दी। इस दौरान एसडीएम सदर ओजस्वी राय और सीओ सदर देहात देवेश कुमार सिंह सहित भावनपुर और गंगानगर थाना पुलिस फोर्स मौजूद रही थी। चलिए आयुषी, एक और खबर देखते हैं हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ, जहां दबंगों द्वारा दलितों की जमीन को बेचा जा रहा था। तो चलिए शिवानी, एक नगर निगम की खबर पर और नजर डाल लेते हैं। नगर निगम में डीजल का खेल सुर्खियां बनते बनते रह गया, लेकिन पानी का घोटाला टंकियों के जरिए सिटी हलचल ने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसे दर्शकों ने भी खूब सराहा। जरा सोचिए, और जनता के मुद्दे, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, बड़े बड़े खुले स्थान हैं और उनकी सुरक्षा राम भरोसे है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर ना तो नगर निगम से कोई व्यक्ति आता है और अचानक जांच करता है, ना कभी यहाँ पर पुलिस आती है। आप ये देख रहे हैं कि मीडिया के आने से पहले यहाँ पर इन सारी चीजों को जलाकर यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है। क्यों कोशिश की गई है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, जिन लोगों ने ये ठेका लिया है, वो ठेका सिर्फ पैसे कमाने के लिए लिया है। लोगों का कहना है, गांव वालों का कहना है कि अगर यहाँ पानी की बर्बादी हो रही है और इस पानी की बर्बादी को कोई इस्तेमाल में ले लेता है तो क्या बात है।
आइए हम अपनी खबर के लिए आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। आप यहां से सुन सकते हैं, ये पानी चल रहा है, ये पानी की बर्बादी है। और ये पानी की बर्बादी में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस जगह की जो लोग हैं या ये जो जगह है वो ओपन बार बन जाती है, खुला मैं खाना बन जाते हैं। और यहाँ पर आप बियर और दारू की बोतल आप देख रहे हैं। एक अकेला बाबूराम या सुरक्षा गार्ड यहाँ पर क्या करेगा। और इसीलिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि लोग अगर इसकी शिकायत कर रहे हैं तो सुरक्षा करें। मैं आपको बता दूं, सूखा नशा भी यहाँ पर बहुत होता है। एक अकेला बाबूराम जिसे रोकने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। पुलिस शोभापुर चौकी पे खड़े होकर उगाही करती है। पुलिस एक छोटी सी घटना पर यहाँ पर पहुंचकर लोगों को उठा लेती है। लेकिन अगर सुबह शाम भी पुलिस का यहाँ पर एक दौरा हो जाए तो शायद ये जो ओपन बार है, ये खुला मैं खाना है, या वो लोग जो यहाँ पर शराब पीते हैं वो सब का आना रुक जाएगा। और किसी भी दिन यहाँ पर एक बड़ी घटना हो सकती है इस टंकी के पास में। आइए हम आपको अब उस घोटाले के बारे में बताते हैं जो घोटाला इस समय सुर्खियों में है, जो बीजेपी के कुछ नेताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जिसको लेकर नगरायुक्त अमित पाल शर्मा बड़े सख्त हैं, जिसको लेकर ममता मालवीय ने यहाँ का दौरा कर कुछ सामान पर सील लगा दी है। आइए जानते हैं यहाँ की क्या स्थिति। सिटी हलचल एक्सक्लूसिवली उस समस्या के ऊपर आपकी नजर डाल रहा है जिस समस्या को लेकर नगरायुक्त अमित पाल शर्मा ने एक बड़ा स्टेप उठाया है। हम लखवाया वार्ड नंबर 33 में उस टंकी पर खड़े हैं जिस टंकी ने जल कल विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने लेकर आया है। और ये घोटाला ये बताता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी टंकियां सिर्फ एक मैट के ऊपर चलती है तो मैट की अपनी मजबूरी होती है, वो किसको रोके किसको क्या कहे। और यहाँ पर इसकी सुरक्षा किसी भी बड़े टास्क से कम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पानी की लीकेज है और जो ये पानी की समस्या है उसने इस दीवार को तोड़ दिया है। संजय से कहूंगा कि ये बाउंड्री दीवार दिखाए कि किस तरीके से ये बाउंड्री दीवार टूट गई है इस पानी की वजह से। और उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद भी ये बाउंड्री नहीं बनी है और गेट पर ताला पड़ा हुआ है। ये गेट बंद है, ताला पड़ा हुआ है और यहाँ से आप आराम से अंदर भी आ सकते हैं और यहाँ से निकल भी सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए हम यहाँ पर आए। हमारे पास यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं जो यहाँ की देखभाल करते हैं हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम है जी। बाबूराम जी, आप तो बड़ा काम कर रहे हो लेकिन गेट आपका काम बिगाड़ रहा है। हाँ जी, गेट पर जबरदस्ती ऊपर से लोग तार के डाल देते हैं जी। अब बताओ मैं फिटूं यहाँ पे, क्या करूँ इकला? कोई सुनवाई नहीं कर। ये दीवार कैसे गिरी? दीवार जी ये पानी के उससे ही गिरी जी, पानी के नमी से। अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर 3 जगह ये टंकी लीक हो रही है और 3 जगह ये टंकी लीक हो रही है तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जल कल विभाग कहाँ पर बैठा हुआ है यही हमें दिखाना है। आप देखिए, ये पूरी टंकी 3 जगह से लीक हो रही है और इसके बाद कुछ लोग बता रहे कौन कौन लोग आते हैं और क्या क्या करते हैं। यहाँ साहब कपड़े धोने आते हैं, गाड़ी भर भर के लेके आते हैं, अड़ोस पड़ोस के गांव से भी अपनी बाइकें, कार व मोटरसाइकिल या सब सामान लेके आते हैं। पर कोई भी शख्स जो है क्या कह रहे हैं ये नहीं मानता है कि ये सब गलत कर रहे हो, ये पानी वेस्ट हो रहा है, ये सब नुकसान है। सिंचाई के लिए भी होता है पानी इस्तेमाल? सच्चाई के लिए तो कम हो रहा है, यहाँ तो सब नुकसान के लिए हो रहा है, ये सब वेस्ट हो रहा है। सब बाबा को बोलते हैं कि तुम चुप रहो, अरे मेरे को गाड़ी धोने दो, मेरे को यहाँ कपड़े लत्ते धोने दो। ये सब जो है गलत हो रहा है। इस पर जो है सोच विचार किया जाए वो अच्छे से और ये जो सिचुएशन है इसको सही कराया जाए।
जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो आसपास के खेत हैं, इन खेतों में यहाँ से सिंचाई होती थी। किसी जागरूक दर्शक ने इस मामले पे नजर डाली तो हमने नगरायुक्त अमित पाल शर्मा से बात की। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक बात के लिए तो आपको प्रेज करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन जब भी प्रेशर आता है आप उसको डिफ्यूज करते हैं। अभी वाटर स्कैम आया है, किस तरीके से साफ पीने के पानी को बर्बाद किया जा रहा था और खेतों में डाला जा रहा था, उसको लेकर अब ऐसे सारे पॉइंट्स पर क्या कार्रवाई करनी है और उस ठेकेदार और उस संस्था के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। इसमें जी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी समय समय पर नगर निगम मेरठ के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जहां पे किसी नियम कानून का उल्लंघन किया गया हो, उसमें निश्चित तौर पर जो भी न्यायपूर्वक कार्रवाई, विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे और उसमें जुर्माने की कार्रवाई हो या अन्य जो भी कार्रवाई हो वो लोग अमल में लाएंगे। हम सर प्रेशर है? नहीं, प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। नगर निगम मेरठ बेसिकली शहर के हित में हम लोग काम करते हैं और शहर के हित में जो भी आवश्यक कदम उठाने हो माननीय महापौर जी और माननीय सदन के नेतृत्व में हम लोग वो कदम उठा रहे हैं। बाबूराम जी, यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी बेचा जाता था, भेजा जाता था, ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। हाँ जी, इल्जाम लग रहे हैं जी। ये पानी जो बाहर निकल रहा है तो बाउंड्री बची हुई है, अगर इसे अंदर रोका जाए तो बाउंड्री इस तरह की रहती रहेगी। ठीक तो जी। पानी सिंचाई के लिए हाँ जी। बेचा जा रहा था? नहीं जी, सिंचाई का पानी कुछ नहीं था। ये तो जो कपड़े वपड़े धुलते थे इनका पानी खेतों में जाता था, जो कायदे की बात है। आप रोकते थे? हाँ जी, रोकता था, मगर कौन मानने वाला कौन है, पीटने को और चढ़े जी एक लगू। ठेकेदार आते हैं यहाँ पे? ठेकेदार आ गए जी, कभी कभार नहीं। कौन ठेकेदार आ रहे, सूचना करे पे भी नहीं आते। कभी आप शिकायत करते हो? कोई शिकायत? मेरी पिटाई हुई, यहाँ कोई देखने भी नहीं आया। हो रहा है सर, इन बाबा की आज तक 6-7 महीने से इनकी तनख्वाह भी आज तक नहीं मिली। तनख्वाह नहीं मिली? नहीं मिली जी अभी तक। और इनका कमाने वाला कोई नहीं है, एक बच्चा है इनके। 1000 रुपए तो मेरे पे कर्ज के हो रहे हैं सब। ये कर्जे से पैसा लेते हैं, हम दे दो 100 रुपए दे दे भाई, कल दे दूंगा, ये करना है वो करना है। लेकर काम चला रहा हूँ लोगों से। भी नहीं है। आपकी इनकी सैलरी भी नहीं मिली? नहीं जी, सैलरी नहीं मिली। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे खड़े हुए हैं और पानी इस तरीके से टपक रहा है जी। 7 महीने से सैलरी नहीं मिली जी, 7 महीने से नहीं मिला है। 1 महीने की मिली थी जी, अभी 2-3 महीने पहले, उसके बाद में अभी तक कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं है, 3 महीने और चढ़ गए। अभी बड़े अधिकारी आए जल कल के कोई यहाँ पर? हाँ जी, आए थे जी, वे ममता मालवीय आई थी जी, वे अच्छा DCO। उन्होंने ये आके देखा तो यहाँ पे फैला पड़ा था ये सब, उन्होंने ही आके इसे मतलब जो शिकायत की गई थी हाँ जी, सच्चाई पाई गई? हाँ जी, हाँ जी, सच्चाई पाई गई और पाने पे वो माल जो है सील हो गया जी, दफ्तर पहुंच गया। जी हाँ। तो ऐसी मेरठ में कितनी टंकियां है, मेरठ के आसपास कितनी टंकियां है? जी हाँ, जहां जहां पर आप भ्रष्टाचार सोच नहीं सकते थे वहीं पर भ्रष्टाचार होता है। और अब ये पानी का भ्रष्टाचार आपको बता रहा है कि किस तरीके से सत्ता के नाम पर सत्ता का दुरुपयोग कर सत्ता नशी लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। वही योगी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, लेकिन पार्टी के कुछ लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, जैसे कि GST का खेल है। और यहाँ पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का पानी का व्यापार यह होता था, जो हमको पता चला है। देखना यह है कि अब इन सब टंकियों का अच्छी तरीके से देखभाल करने का जिम्मा नगर निगम और नए महापौर उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या सत्ताधारी अपनी तरीके से इन टंकियों को इस्तेमाल कर फाइनेंशियल फायदा उठाएंगे। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल। तो ऑफिस की हलचल 2023 की आपको दिखाई। उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड है, मेडा है, आवास विकास है और नगर निगम है। क्योंकि साल का ये आखिरी महीना काफी हलचल वाला रहा है। सभासद और नगर निगम अधिकारी और उनके कर्मचारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर आमने सामने थे और मुख्य मुद्दे तो दबकर ही रह गए। तो ऑफिस कार्यक्रम तो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें बहुत सारे इंटरव्यू भी दिखाते हैं और तरीका भी दिखाते हैं किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की सुर्खियां थी 3 लोग, एक बीजेपी, एक सपा और एक AIMIM के कार्यकर्ता या सभासद। और जगह कौन सी थी, वेन्यू कौन सा था? टाउन हॉल। मौका क्या था? मौका था बोर्ड बैठक, साल की आखिरी बोर्ड बैठक।
और इस बोर्ड बैठक में पुलिस मूक दर्शक थी, जबकि सबको मालूम था कि कभी भी कुछ भी हंगामेदार हो सकता है। और इस बार तो हंगामे की सीमाओं को तोड़ते हुए जो मारपीट हुई है वो मेरठ के नगर निगम के बोर्ड बैठकों की मीटिंग के इतिहास में सबसे बड़ा है। प्रणाम नगरायुक्त साहब, प्रणाम महापौर साहब और प्रणाम उन सभी सभासदों को जो जनता के मुद्दों से ज्यादा आपसी तकरार में मशगूल रहते हैं। तो इस सेक्शन में चलते चलते आप देखिए ये हंगामेदार वीडियो, बेबस पुलिस और मस्त सभासद। और अब 2023 की क्राइम की हलचल और सिटी हलचल की तरफ से क्राइम को देख रहे हैं मेरे सहयोगी प्रत्यूष। लेकिन क्राइम में होती हुई घटनाएं हमें बताती है कि समाज किस दिशा में जा रहा है और उन पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं। 2023 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से तो निजात मिल गई, लेकिन रिश्तों को तार तार करने वाली कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि रिश्तों पर से एकाएक विश्वास उठ गया। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, तो एक बेटे ने माता पिता का कत्ल कर रिश्तों की गरिमा पर चोट की। और साल के अंत में 6 महीने पुरानी दुल्हन ने शूटर्स और प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर डाला। तो पहली अनऑर्गेनाइज्ड घटना थी खैरनगर गूलर वाली गली से। थाना दहली गेट क्षेत्र की यह घटना थी और इसमें सीसीटीवी ने जहां एक तरफ महत्वपूर्ण रोल प्ले किया तो वहीं पुलिस का गुड वर्क भी सामने आया। प्रत्युष, बिल्कुल, यहां 22 मार्च को अचानक गायब हुए सगे भाई बहन के मामले में न केवल सनसनीखेज बल्कि चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसने मां की ममता को भी तार तार कर दिया। आरोपी मां निशा ने उस औलाद को ही खत्म करने की प्लानिंग 19 मार्च को कर ली थी, जिसे उसने 9 महीने कोख में रखा, जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया।
लेकिन निशा ने खुद की दैवीय शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने ही बच्चों की हत्या करवा दी। निशा गूलर वाली गली में तंत्र मंत्र करने के लिए जानी जाती थी। वो धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर लोगों को पानी दिया करती थी, लेकिन इस तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मां ने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जी प्रत्युष, और फिर 2 मासूम बच्चे, 2 नाबालिग बच्चे, जिसमें एक बेटी थी एक बेटा था, जब अचानक गायब हो जाते हैं तो बेबस और मजलूम पिता अपने बच्चों को ढूंढता है और शातिर निशा अपने प्रेमी सभासद के साथ मिलकर षड्यंत्र दर षड्यंत्र रचती जाती है और लोगों को, पुलिस को गुमराह करती रहती है। और फिर कहते हैं ना, पुलिस जब किसी केस को खोलने पर आए तो बड़े बड़े केस खोल देती है। एक बच्ची की लाश गंग नहर में मिली एक बक्से में, और एक लाश अभी तक नहीं मिली। लेकिन सभासद और निशा का ये षड्यंत्र सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर गया कि अगर पुलिस समय से कार्रवाई कर लेती, इन दोनों बच्चों की जान बच जाती। ये 22 मार्च को थाना दिल्ली गेट पे रात 11 बजे के लगभग श्री शाहिद बेग के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 8 बजे के लगभग उनके 2 बच्चे, जिसमें एक की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र 6 साल है, ये दोनों घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गए थे। बच्चों का मामला था, इसमें तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की गई। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में सारी टीमों को लगाया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का ये खुलासा किया है। पूरे खुलासे में ये निकल के आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मूल षड्यंत्रकारी इन बच्चों की मां और स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद, ये दोनों लोगों की भूमिका मुख्य रूप से प्रकाश में आई है। ये दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इनके द्वारा संबंध होने की बात भी स्वीकार की गई है। महिला के विषय में यह बताया गया है कि ये तंत्र मंत्र का भी काम करती है। उसके द्वारा अपने पड़ोस की महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को यह करके शामिल किया गया कि यदि वो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में विपत्ति आएगी, जिसमें उनके बच्चों की जान तक चली जाएगी। इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। बच्ची की हत्या उसके अपने घर में की गई और लड़के की हत्या सामने पड़ोसी के घर में की गई। हत्या होने के बाद दोनों शवों को बक्से में डालकर एक वैगन आर कार से, जो कि शाद नाम के लड़के की है, थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत नानू को झाल के पास गंग नहर में डंप कर दिया गया। अब तक की हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक्यूज्ड के कन्फेशन स्टेटमेंट हैं, जिसको कि रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, जिसमें वैगन आर में 2 पेटियां रखते हुए 5-6 लोग बैठ के वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को मारने के पहले उन्हें सिरिंज दवाएं दी गई थी, वो सिरिंज हमें बरामद हो चुकी हैं। मोबाइल के सीडीआर्स हैं, जिससे इनके आपस के कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसके अलावा डेड बॉडी की रिकवरी और बाकी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएंगी। गाड़ी का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है और जो बॉक्स मिले हैं उनका भी हम लोग फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें सभी को हम लोग हिरासत में ले चुके हैं। एक स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद फैजी हैं, बच्चे की मां है। इसके अलावा 2 महिलाएं हैं, मुशर्रत और कौसर। मुशर्रत का लड़का और आरिफ नाम का एक युवक, ये सब वहीं स्थानीय निवासी हैं। इनके घर के आसपास ही सभी रहते हैं। मैंने आपसे बताया कि सऊद और बच्चों की मां के संबंध है। सऊद का इंटरेस्ट ये था कि ये दोनों बच्चे अगर खत्म हो जाएंगे तो वो कल या बाद में इनकी मां के साथ निकाह कर सकता है या उसको पति से अलग करके अपने साथ रख सकता है। विश्वास था कि अगर हम इस तरीके से कुर्बानी देंगे तो हमारी जो सिद्धि है या हमारे पास जो डिवाइन पावर है उसके पास, वो मेंटेन रहेगी और स्ट्रांग होगी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद एक खबर शास्त्री नगर पौष इलाके से आई, सेक्टर 6 से आई। डबल मर्डर की ये खबर आई प्रत्युष। बिल्कुल, इस डबल मर्डर से पूरा इलाका थर्रा गया था।
पहले अज्ञात व्यक्तियों पर पति पत्नी को मारने का शक था, लेकिन जब जांच हुई तो कलयुगी बेटे की हकीकत सामने आ गई। शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करने से गुस्साए बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसकी मां ने सब देख लिया, जिसके बाद निर्दयी औलाद ने अपने मां को भी मार डाला। यहां पे वो तस्वीर मुझे याद आ रही है, जब मैं वहां पे कवरेज कर रहा था तो ये बेटा अपनी बहन के साथ, जब ये खबर उसको पता लगी थी तो रोता हुआ वहां पे पहुंचा था, और इस तरीके की एक्टिंग इसकी थी कि जैसे पता नहीं किसने इसके मां बाप को मार दिया। लेकिन दर पर दरत इसमें जो है खुलासे होते चले गए, जांच होती चली गई, तो उसमें पता लगा कि उसी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने मां बाप को बेरहमी से। जी हाँ, यह खबर चौंकाने वाली थी। मां टीचर थी बीडीएस में। मां और पिताजी मिलकर दोनों बच्चों की परवरिश कर रहे थे और अपनी जिंदगी का सपना लेकर आगे चल रहे थे, और घर में बूढ़े दादा दादी थे। आप सोचिए किस मानसिक स्थिति में इस लड़के ने अपने माता पिता का कत्ल किया होगा। क्या हमारी परवरिश एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में नहीं है? क्या सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए क्राइम सीरियल्स इस तरीके के एपिसोड को बढ़ावा नहीं देते? जरा सोचिए। मृतक हैं इसमें, वो गाजियाबाद में एक प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य करते हैं, सरिया फैक्ट्री में कार्य करते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती हैं। उनकी उम्र लगभग 45 साल है और जो मृतक है उनकी उम्र 50 साल के आसपास है। यहाँ मौके पे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, और जो हत्या के जो कारण है और उसका जो कारण है, आसपास सीसीटीवी फुटेजेस भी कुछ हमें मिली है, उसका भी अभी विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे कि घर में कौन आया कौन गया उसका पता चल सके। और इसमें मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है। ये दो घटनाएं थी। एक में मां ने अपने प्रेमी के साथ, सभासद प्रेमी के साथ मिलकर दो मासूमों की जान ले ली, तो दूसरी तरफ एक लड़के ने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी अनेकों घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो घटनाएं हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं, उसमें तीसरे नंबर पर सरूरपुर थाना क्षेत्र की घटना है। 6 माह पहले शादी हुई थी और उसके बाद ये घटना प्रत्युष। बिल्कुल के ये कुछ दिन पहले की ही घटना है, जिसमें पत्नी ने अपने पति की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या करा दी, जिसमें बाइक सवार बदमाशों ने पति अरुण कुमार के सिर में 2 गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी ने इस घटना को लूट की घटना दर्शाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही पूरी गुत्थी को सुलझा दिया और आरोपी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड सौरभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अरुण अपनी पत्नी अर्चना के साथ ससुराल से वापस अपने घर बागपत जा रहे थे। सरूरपुर के भूनी चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने बाइक को रोककर अरुण के सिर में 2 गोलियां मारी। मौके पर पहुंची पुलिस अरुण को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पत्नी अर्चना से पूछताछ की तो पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ गया। अरुण और अर्चना की शादी 6 महीने पहले हुई थी। अर्चना ने अपने बॉयफ्रेंड सौरभ ठाकुर के साथ मिलकर लूट की पटकथा लिखी और 2 शूटर हायर कर अपने पति अरुण को मरवा दिया, जिसको अर्चना ने लूट की घटना दर्शाने की कोशिश पूरी की, लेकिन वो असफल रही। लेकिन पुलिस ने पत्नी अर्चना और बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ा कदम यहां पे यह है कि पुलिस अब तक उन शूटर्स तक नहीं पहुंच पाई है, साल का अंत होते होते। तो एक बड़ा सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पुलिस के लिए यह भी है कि आखिर उन शूटर्स तक पुलिस कब तक पहुंचती है और कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, रिश्तों को तार तार करने वाली ये 3 घटनाएं थी जो हमको बता गई हैं कि आने वाले समय में 2024 में हमें जरूर कुछ इस तरीके से प्लानिंग करनी होगी जिससे समाज का ये जो रूप है उस पर रोक लगे और हम एक सभ्य समाज की नींव रखें। तो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस के लिए पूरे साल चुनौती बना रहा, लेकिन अधिकतर केसेस को खोलने में पुलिस को सफलता हासिल हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। और इसके बाद अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम के साथ साथ वो सोशल साइट्स पर वायरल हुई वीडियो है जिसमें हथियार हिलाते हुए लड़के नजर आते हैं, जिसमें हमें पता चलता है लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में हर तीसरे महीने के बाद मिल जाती है हथियारों की फैक्ट्री। तो 2024 में हमारी आशा है, उम्मीद है मेरठ पुलिस से कि
ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच का फर्क समझते हुए पुलिस और पब्लिक के बीच का कम्युनिकेशन गैप 2024 में कम होगा। थाना सरऊपुर के अंतर्गत कल एक घटना प्रकाश में आई थी कल शाम को, जिसमें कि एक युवक अरुण प्रजापति और उसकी पत्नी थाना सरदना के अपने महिला के मायके से बड़ौत जनपद बागपत जा रहे थे मोटरसाइकिल से। रास्ते में पत्नी के द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके पति को 2 अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार दी गई है और उससे उसका पर्स जो है वो छीन लिया गया है। इस घटना की सूचना प्राप्त जब हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई। छानबीन करके प्रथम दृष्टिया जो चीजें निकल के आई उसमें कुछ विरोधाभासी बातें थी और जो घटनाक्रम था वो मेल नहीं खा रहा था। इसके बाद पुलिस के द्वारा और गहराई से छानबीन की गई और जो मृतक के परिजन हैं, उनके पिता आदि से तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर मृतक के पिता के द्वारा मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सौरभ को इसमें नामजद किया गया। नामजदगी के बाद पुलिस के द्वारा अपनी जो विवेचना प्रारंभ की गई उसमें निकल के आया कि मृतक की पत्नी का प्रेम संबंध उसके ही मायके के एक युवक से पूर्व से चला आ रहा था और लगभग 4-5 महीने शादी को हुए थे। उसके बाद भी उनका लगातार एक दूसरे से बात करना और मेलजोल चल रहा था और इन दोनों ही के द्वारा 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश की गई, जिससे कि वो मृतक को रास्ते से हटा दें और उनका जो प्रेम संबंध है वो लगातार चलता रहे। इसलिए इन्होंने अन्य लोगों को अपने साथ मिलाया और कल जब ये अपने मायके पति के साथ आई तो जब ये वापस जा रहे थे तो इनके जाने की सूचना गांव के ही 2 युवकों के द्वारा उसके प्रेमी को दी गई और उसके बाद इसमें जो 3 अन्य युवक जो थे, इसमें भोला वाल्मीकि, अर्जुन और सोनू सैनी और जो हर्ष सोम, इनके द्वारा तीनों के द्वारा मोटरसाइकिल से इनको रोका गया और रोककर इसके जो पति हैं इनको गोली मारी गई और जिससे कि इनकी मौके पर मृत्यु हुई। घटना को कोई अन्य शक्ल देने के लिए इनके द्वारा इसको लूट की घटना बताया गया और इस चीज को छिपाया गया। इसके बाद इसमें पुलिस के द्वारा अभी तक कुल 2 अभियुक्त अर्चना प्रजापति और इनका जो प्रेमी है सौरभ सोम, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 अन्य जो युवक हैं इस घटना में शामिल, उनको हिरासत में लेकर और गहराई से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि और डिटेल इससे निकल के आए और 2 अन्य युवक जो फरार हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कार्यक्रम टीम वर्क का एक बेहतरीन नमूना है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब भी हम इसी पोज में थे और अब जब हम कार्यक्रम को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए छोड़ देने वाले हैं तब भी टीम साथ है। इसलिए अकेले चलोगे तो मंजिल मुश्किल से मिलेगी और 2024 में हम इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ और इसी आह्वान के साथ इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं कि टीम वर्क बना रहेगा, टीम वर्क के जरिए सफलता मिलती रहेगी और टीम वर्क से ही विकास को गति मिलेगी। तो 2024 के लिए सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी की पूरी टीम आपको मुबारकबाद दे रही है। हैप्पी न्यू ईयर 2024।